तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ये तो सभी को आना ही चाहिए क्योंकि इसी से आप मतलब अगर आपको आप हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट के बारे में पता होगा जो कि सेल है, उसके बारे में पता होगा, तभी तो आपको पूरी बॉडी के बारे में पता लगेगा ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाली राम कहानी वैसे पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है पर पढ़ देती हूँ। When you look around you see both living and non-living things। जब आप अपने आस पास देखते हो तो आपको बहुत सारी लिविंग थिंग्स दिखती हैं, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स दिखती हैं। लिविंग जैसे कि मैं, नॉन लिविंग जैसे कि तुम। You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has। inanimate thing कौन सी होती है बताओ, मैं बताऊं? नॉन लिविंग। वो बोल रहे हैं आपने कभी सोचा तो होगा, वैसे आपने कभी सोचने का काम तो किया नहीं, फिर भी शायद उनको लगता है, तुमसे आस है कि शायद तुमने सोचा हो कि वो क्या है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है और वो क्या है जो एक नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं होता जो लिविंग थिंग के पास होता है। ठीक है, मतलब ऐसा क्या है जो लिविंग को लिविंग बनाता है और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग। The answer to this is the presence of basic unit of life, the cell in all living organisms। इसका आंसर ही उन्होंने बताया है कि जिसके पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होगी जो कि है सेल, वो होगा लिविंग। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, उसमें भी पहला चैप्टर टैक्सोनॉमी वाला, उसमें भी आता है ये। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, और उनको बोलेंगे यूनिसेलर्स। जो सिंगल सेल से बने होंगे उनको बोलेंगे यूनिसेलर, और जो बहुत सारे सेल से बने होंगे उनको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। चलो आगे बढ़ते हैं कि सेल क्या है सेल। हमने इधर पढ़ा कि सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी भी एक अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। वो अपना खुद का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, खुद के लिए फूड या तो खुद तैयार करते हैं या दूसरों पे फीड कर सकते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उनकी, और वो भी परफॉर्म करते हैं बहुत सारे फंक्शंस लाइफ के। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब किसी ना किसी में अगर मान लो सबसे भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, सबसे कम वाला यूनिसेलर, उसमें भी एक ना एक इसमें स्टेप्स तो होगा ही। रिप्रोडक्शन तो पक्का ही होगा। ठीक है, अगर वो लिविंग है तो रिप्रोडक्शन करेगा। और उसमें एक पहले वाले चैप्टर में कुछ उसकी वो भी दी हुई थी एक्सेप्शंस, जैसे कि इनफर्टाइल कपल या म्यूल्स जो होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। आगे है इसका हेंस सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जो सेल होता है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब इस भाई साहब का जो नाम जो आया ना, ये याद कर लेना, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इसने पहली बार देखा था और डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने बाद में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे ये सेल है, इसके बीच में ऐसे न्यूक्लियस है, और ये बाकी सारी ये साइटोप्लाज्म और बाकी ऑर्गेनेल्स भी इसी में साइटोप्लाज्म में होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने, ये याद करना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। A.V. ल्यूवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया। अच्छा, इसने तो लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया, जो सेल डेड था, डेड सेल को किसने डिस्क्राइब किया? इससे भी पहले किया है। एक मिनट,
इस वाले भाई साहब के पहले भी किसी ने सेल को डिस्क्राइब किया है, पर वो सेल था डेड सेल। उसका नाम है रॉबर्ट हुक। वो रॉबर्ट हुक था जिसने डेड सेल को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आगे आगे आगे। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी पहले जो माइक्रोस्कोप होते थे वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते थे, मतलब सेल की पूरी डिटेल्स उसमें नहीं दिख पाती थी। बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो उसने रिवील किया ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल। उसने सेल के बारे में हमें बहुत कुछ डिटेल में बताया। ठीक है, सेल थ्योरी। अभी इसके ना तुम्हें पता है ये ईयर, इसके नाम, इनके साइंटिस्ट और उन्होंने जो बोला, उन्होंने क्या बोला, वो कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, बॉटनिस्ट थे या दूसरे थे, क्या होते हैं दूसरे, इधर लिखा होगा जूलॉजिस्ट, वो थे। ये सब तुमको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक है, इन 1938 जो मैथियस श्लेडेन, इसके नाम देखो कितने गंदे से हैं। मैथियस श्लेडेन था, वो था एक जर्मन बॉटनिस्ट। ये पूरी की पूरी लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे ही याद करना है। उसने एग्जामिन किया ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। उसने देखे बहुत सारे प्लांट्स और उसने देखा कि सभी प्लांट्स में बहुत सारे अलग अलग सेल्स हैं जो कि बनाते हैं टिश्यूज। इसने बताया कि सेल्स से क्या बनता है, टिश्यू। और इसने क्या देखा था, ये सब इन प्लांट्स। इसने किस तरह के सेल देखे थे, बहुत तरह के, डिफरेंट सेल्स। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, मतलब इसी वाले टाइम पे थियोडोर श्वान ने 1839 में, ईयर थोड़ा सा आगे है, अगले ईयर, ये था ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल। अब ये जूलॉजिस्ट हैं तो ऑब्वियसली ये एनिमल सेल स्टडी करेंगे। ये थे बॉटनिस्ट तो इन्होंने प्लांट सेल को किया। तो इन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल हैड थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन्होंने इधर देखो इधर, इन्होंने इधर बताया कि इसमें आउटर वाली, सबसे आउटर वाली लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन कईयों में तो होती है सेल वॉल। अभी इधर वो सेल वॉल क्यों नहीं दिखी मुझे? हाँ बताना कमेंट्स में बताना। हाँ, कलर चेंज कर लें, ये ठीक है, ये हाँ। उसने ये भी बताया बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज। अभी देखो, जो इधर साइड में आओ, मैं बताती हूँ। जो है अपना, क्या है उसका नाम पहले वाले का, मैथ्यूस श्लेडिन, जो भी स्पेलिंग है उसके, ठीक है। ये क्या था, जर्मन बॉटनिस्ट, और ईयर क्या था 1838। इसने क्या डिस्कवर किया, इसने क्या किस पे स्टडी किया, प्लांट्स में। प्लांट्स में क्यों किया, क्योंकि ये था बॉटनिस्ट, ठीक है। और इसने देखा कि प्लांट्स में डिफरेंट सेल्स है जो मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यूज, ठीक है। अभी जो था थियोडोर श्वान, स्पेलिंग पे मत जाना, काम पे जाना। इसने क्या किया, इसने स्टडी किया 1839 में। ये क्या था, ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इसने स्टडी किया, पहले तो इसने एनिमल सेल देखा, उसमें इसने स्टडी किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो कि आउटर लेयर थी। फिर इसने प्लांट्स में भी स्टडी किया, था ये जूलॉजिस्ट, पर इसने प्लांट्स में भी स्टडी किया और इसने प्लांट के टिश्यूज में देखा
दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। अभी देखो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना उसका आंसर यही मिल गया कि एनिमल सेल में आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है बाहर वाली साइड, और वो इसका क्या है, एक यूनिक करेक्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। On the basis of this, Schwann proposed that the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cell। अभी ये क्या हुआ, चलो ये तो मान लिया कि एनिमल्स और प्लांट्स सेल से बने हुए हैं, पर प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल के प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, इसी के बारे में वो बता रहा था कि सेल के तो बने होंगे, सेल का प्रोडक्ट। अभी सेल जुड़ के क्या बनाएंगे, टिश्यू, और टिश्यूज ही होते हैं हमारी बॉडीज में, और टिश्यू जुड़ के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जुड़ के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो। Schleiden and Schwann together formulated the cell theory। इन दोनों ने मिलके बनाई सेल थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, इन्होंने नहीं बताया, जो नहीं बताया वो आएगा कि नए सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। अभी उसके लिए अलग साइंटिस्ट आए, महान साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चू, इसका नाम भी, ये इधर ना नाम बहुत हैं, ये याद करने पड़ेंगे, ईयर भी याद करने पड़ेंगे। ये है 1855। इन्होंने बताया सेल डिवाइड करते हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने ये लाइन जो बताई ना, ये वाली, ये रट लेना, जैसे मर्जी रटना, रो रो के रटना, पर ये रट लेना। क्या है इसका नाम, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। इसका मतलब नए सेल बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। प्री एग्जिस्टिंग कौन से होते हैं, जो पहले से सेल्स होते हैं वही डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं। ये बताया हमारे भाई साहब ने, रुडोल्फ वर्चू ने, वर्चू जो भी है, इसने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब नए सेल बनते हैं पुराने वाले सेल से। ठीक है, चलो। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ, इनके हाइपोथेसिस को इसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और इसने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी। इसने सेल थ्योरी जो आज की है वो ये है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल से या उनके प्रोडक्ट से, मतलब टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, उनसे मिलके बना ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसने एक अपनी हाइपोथेसिस ये वाली दी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी सेल्स कहाँ से बनते हैं, पहले वाले जो सेल्स हैं वही डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं। ठीक है, अभी ओवरव्यू ऑफ सेल, एक मिनट, हाँ इधर तक हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, अभी इसका ओवरव्यू पढ़ते हैं। हमने पहले ऑब्जर्व किया सेल को इन अ ऑनियन पील और ह्यूमन की चीक में। ऑनियन पील में कौन सा सेल आएगा, प्लांट सेल, और ह्यूमन चीक में आएगा एनिमल सेल। ठीक है, हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा, हमने नहीं देखा, साइंटिस्ट ने देखा, तुम तो कुछ देखते ही नहीं हो। let us recollect their structure। ऑनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, ऑनियन सेल जो कि टिपिकल प्लांट सेल था, उसमें एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल दिखी इसकी आउटर बाउंड्री पे, एंड जस्ट विद इन इट्स सेल मेम्ब्रेन। देखो ये है प्लांट सेल, इसके ये बाहर वाली साइड इसको दिखी सेल वॉल, ये है सेल वॉल। ठीक है, और अंदर वाली साइड थी, ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, cells of human cheek has an outer membrane as a delimiting structure of the cell। अभी जो ये था ना ह्यूमन चीक मतलब एनिमल सेल, उसमें इनको दिखी आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखी इनको। इसका मतलब यही है डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर का। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर एक सेल में, मतलब दोनों ही सेल में, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। वैसे इसमें न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, और वो था न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द
क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, जिस विच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसमें क्रोमोसोम को अगर हम खोलें तो उसमें होता है डीएनए। दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई कॉल्ड एज यूकैरियोटिक। अभी सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियस है अपना, इधर न्यूक्लियस है, उसमें अच्छी खासी बाहर मेम्ब्रेन होगी, उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। In both prokaryote and eukaryote, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में एक फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, जो कि सेल का बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अभी प्रोकैरियोट यूकैरियोट का क्या मतलब है, इधर आओ। प्रो का मतलब होता है पहले से या फिर पुराना। कैरियोट जहाँ भी कैरियोन वर्ड आ जाएगा उधर मतलब होता है न्यूक्लियस, और यू का मतलब होता है ट्रू। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, और प्रो में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें होता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, चलो इसको भी रेस कर देते हैं। अभी देखो, साइटोप्लाज्म जो होता है ये मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी होता है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वाली लाइन ना बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार, इसको ना रट लो। एक मिनट तुमको हाईलाइट करके देती हूँ इस कलर से। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको रट्टा मार लो, इतने अच्छे से रट्टा मार लो कि कोई आपसे पूछ भी लेना तो उसके ऐसे मुंह पे मारना, ठीक है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। अभी जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं जिसकी वजह से सेल क्या रहता है, लिविंग सेल। अगर वो रिएक्शंस होनी बंद हो जाए ना तो हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब डेथ होती है तब वो रिएक्शंस बंद हो जाती हैं। न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। सॉरी, अंदर नहीं, इधर बाहर होता है, बिसाइड्स का मतलब बाहर। लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। अभी जो न्यूक्लियस के बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में होती हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, बहुत सी होती हैं। और जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, ठीक है। राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेली का नाम है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि सभी सेल्स में होती है, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो प्रोकैरियोटिक में भी होगी और यूकैरियोटिक में भी होगी, ठीक है। सेल के अंदर राइबोसोम्स आर फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन 2 ऑर्गेनेलीज, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तुम्हें बताती हूँ इसका मतलब। जो ये है ना माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों होती हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। इसको ऐसा क्यों बोला? इसको ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, इनका खुद का राइबोसोम होता है, खुद की प्रोटीन बनाते हैं, खुद का आरएनए होता है, ठीक है। इसलिए इसको सेमी बोला। अभी सेमी क्यों बोला, फुली ऑटोनोमस क्यों नहीं बोला है? बताओ। सेमी इसलिए बोला क्योंकि ये जो इनका जो डीएनए है, ये प्रोटीन आपको ना आगे पढ़ना मतलब आएगा ऐसे कि डीएनए से बनता है आरएनए, एमआरएनए, बेसिकली एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, और डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो
ये डीएनए प्रोटीन, अभी प्रोटीन का क्या क्या काम होता है, या तो वो एंजाइम बन जाता है और कोई फंक्शंस करता है, ठीक है। तो डीएनए से जो प्रोटीन बनती है वो तो ये बना ही रहे हैं ना। तो ये सेमी क्यों है? सेमी इसीलिए क्योंकि इनको ऑर्डर दिया जाता है न्यूक्लियस की तरफ से। जब न्यूक्लियस इनको ऑर्डर देगा कि तुम अपने डीएनए से प्रोटीन बनाओ, ये तभी बनाएंगे, अदरवाइज अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। अगर अपनी मर्जी से बनाते होते तो ये फुली ऑटोनोमस होती, ठीक है। ये सेमी ऑटोनोमस है। समझ लगी? लगी। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है ऑर्गेनली, ये दो तरह का होता है, स्मूथ और रफ। ये इसका रफ और स्मूथ ये राइबोसोम की वजह से है, जिसकी सरफेस पे ऐसे रफ वाली के अगर राइबोसोम मतलब जिस पे राइबोसोम लग जाएंगे वो बन जाएगी रफ, और जिस पे नहीं लगेंगे वो बन जाएगी स्मूथ, ठीक है। इसके आगे फंक्शंस भी आएंगे, बताऊंगी तुमको सब। Animal cell contains another non-membranous bound organelle called centrosome which helps in cell division. Animal cell के पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो ऑर्गेनली होती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम, जो हेल्प करता है हमें सेल डिवीजन में। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ये कैसे हेल्प करता है, ठीक है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटीज। सेल बहुत तरह के वेरी कर सकते हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, किसी की शेप और होती है, और एक्टिविटीज़ पे तो ऑब्वियसली वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, द स्मॉलेस्ट सेल, ये होते हैं बैक्टीरियल सेल। इनकी ये होती है लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर पता क्या होता है? 1 मीटर में 10⁻⁻6 मीटर को बोलते हैं हम माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये इतनी इसकी लेंथ होती है। और जो बैक्टीरिया होता है, वाइल बैक्टीरिया, मतलब ये एक बैक्टीरिया की टाइप है, पर ये सबसे स्मॉलेस्ट है। वाइल जो एक बैक्टीरिया होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर तक हो जाता है। ए लार्ज आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये सभी तुमको याद करनी है। एक बड़ा सा आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच देखा है? ऐसे लंबा सा, ऐसे लाते लंबी सी होती है, ऐसे से बड़ा सा होता है, ऐसे फिर उसकी ऐसे गर्दन सी होती है, ऐसे ऐसे देखा होगा शायद। अमंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर इतने डायमीटर, माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है ह्यूमन का रेड ब्लड सेल, अपना रेड ब्लड सेल। नर्व सेल्स जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। और सेल कैन ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप उनकी डिफरेंट हो सकती है, जैसे डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक एंड इवन इर्रेगुलर। ऐसी शेप के भी हो सकते हैं, ये होते हैं WBCs में, ठीक है। शेप ऑफ द सेल में वेरी विद इन द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। ये वेरी कर सकते हैं अपने अपने फंक्शंस को लेके। ये जो डिस्क शेप है ये ऐसे डिस्क की तरह ऐसे डिस्क होगी। पॉलीगोनल तो आपको पता ही है, कॉलमनार ऐसे वाली होंगी कॉलमनार, क्यूबॉइडल ऐसे से अरे क्या होता है क्यूबॉइड, ऐसे से हो गए, ऐसे से होंगे। थ्रेड लाइक ऐसे, इरेगुलर तो बता दिया। अब इधर देखो, ये है RBC, ये है राउंड एंड बाइकनकेव। राउंड तो है, ये बाइकनकेव मतलब ऐसे, ठीक है। और ये वाइट ब्लड सेल है, ये अमीबॉइड है। अमीबॉइड मतलब इर्रेगुलर। और ये है कॉलमनार एपिथेलियल सेल, ये लंबे हैं और पतले भी हैं। इधर ये है अपना नर्व सेल, ब्रांच है, लॉन्ग है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं स्टार लाइक, ठीक है। और इधर एक ट्रैकियड की है, ये एलोंगेटेड है। ट्रैकियड होती है प्लांट्स में, ठीक है, जो इसके वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें, जाइलम फ्लोएम में। ये है मीजोफिल सेल, राउंड एंड ओवल। ये भी होता है किसमें लीफ में, प्लांट की लीफ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल कर लेंगे। ये सारा पता नहीं कहाँ तक होगा, जहाँ तक हुआ वहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। ये डायग्राम्स ये भी करवाऊंगी। सेल मेम्ब्रेन बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके सब करेंगे। अच्छे से समझ लेना, और जो ना समझ आए वो बता देना, मैं अगली वीडियो में उसको बता दूंगी अच्छे से। तो
तो ठीक है फिर, बाय बाय।